कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडिया हमारा है, यही हमारा एक मीडिया है, क्योंकि दूसरा मीडिया तो आप जानते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाता नहीं है। साथियों, आज हमारे साथ है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और वेलफेयर एसोसिएशन LIC की SC/ST बुद्धिस्ट एम्प्लॉयज़ के भी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय KP चौधरी साहब। आज पूरे देश के अंदर पूना पैक्ट धिक्कार दिवस मनाया जा रहा है। चूँकि KP चौधरी बहुजनों की आवाज़ को पिछले कई दशकों से देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा रहे हैं, तो मुझे लगा आज के दिन इनके विचार लेने बहुत ज़रूरी है। तो सब क्या लगता है, बाबा साहब और गांधी जी के बीच में जो पूना पैक्ट हुआ, आज उसके कुछ मायने बचे हैं? देखिए अंतानी, सबसे पहले तो मैं समता आवाज़ TV, जो कि एक हमारे समाज की आवाज़ बन गया है, जन जन तक समाज की आवाज़ को आप उठाते हैं, जन जन तक इसे पहुंचाते हैं, तो मैं आज इस पूना पैक्ट के इस दिवस 24 सितंबर के इस अवसर पर मैं आपके समता आवाज़ TV का हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि क्या पूना पैक्ट का कोई मायने बचा है, ये बहुत ही आज एक ऐसा सवाल खड़ा हो गया है समाज के सामने, और मैं समाज के लोगों को इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि से अवगत कराना चाहूँगा। हालांकि बहुत सारे साथी, बहुत सारे हमारे बड़े छोटे बुजुर्ग बच्चे इससे अवगत भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इसकी पूरी जानकारी ना हो। 24 सितंबर को 1932 को ये पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी एक सवर्ण समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे समाज को यानी अनुसूचित जाति जनजाति समाज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और इस समझौते के तहत भारत के अंदर सरकारी क्षेत्र में जो भी नौकरियां पैदा होंगी, उनमें 15% शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% शेड्यूल ट्राइब्स के समाज के लोगों के लिए नौकरियों में सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। मुझे बताते बहुत खुशी है कि तत्कालीन सरकारों ने देश का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकिंग भर्ती बोर्ड बनाए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तेल कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण हुआ, और एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे लोग, करीब 40 लाख के आसपास लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए। इनमें बहुत सारे लोग सब स्टाफ यानी चपरासी भी बने, स्वीपर भी बने, IAS भी बने, इंस्पेक्टर भी बने, MLA भी बने, MP भी बने। तो ये करीब ये समय 40 लाख के आसपास लोग सरकार की नौकरी में आने में कामयाब हुए, और करीब 10,000 के आसपास लोग 25% का जो पॉलिटिकल आरक्षण इसी पूना पैक्ट के अंदर तय हुआ था, उसके तहत जो है MLA और MP बनने में कामयाब हुए। तो करीब टोटल मिलाएं, ये परिवार की बात कर रहा हूं मैं, इसमें करीब 4 करोड़ परिवार गरीबी की रेखा से इस बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट के कारण गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब रहे। आज सरकार ने जिस तरीके से निजीकरण की आंधी चलाई है, सरकारी क्षेत्र को नस्ताबूद कर दिया है, फायदे वाले जो संस्थान हैं उनका निजीकरण भी बेदर्दी के साथ किया जा रहा है। रेलवे जैसी संस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है, उसके अंदर जिस तरीके से निजी उद्योगपतियों को जहां पर बहुत बड़ा मुनाफा जिन रूट्स पर, ट्रेन रूट्स पर हो रहा है, वो भी दी जा रही हैं। घाटे की बात छोड़िए, जो फायदे वाले रूट हैं वो भी निजी क्षेत्र के लोगों को दिए जा रहे हैं। LIC जैसी संस्था में IPO लाया जा रहा है, स्टेट बैंक जैसे बैंक के अंदर IPO लाया जा चुका है। सभी बैंकों का पहले विस्तार हुआ था, आज बैंकों को मर्जर करके उनका स्वरूप छोटा किया जा रहा है। तेल कंपनियों के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है, एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन की तैयारी है, विद्युत बोर्ड्स देश के वो प्राइवेट किए जा चुके हैं, और मैं कहूँगा कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सिक्योरिटी, स्वीपिंग, सारे काम प्राइवेट क्षेत्र को दिए जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग आज सड़कों पर आने के लिए मजबूर हैं, और वर्तमान परिस्थितियों के चलते हुए जो अभी आपने सवाल किया कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का कोई अर्थ रह गया, निश्चित रूप से ये पैक्ट इसलिए अर्थहीन हो गया है क्योंकि सरकारी क्षेत्र खत्म कर दिया गया है लगभग, और निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं समाज के लोगों को बताना चाहता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने इस पूना पैक्ट को सिग्नेचर करते हुए कहा था कि मैंने अपने समाज को आज गिरवी रख दिया है, और उनकी भावना ये थी, उनका कहना था कि जिस तरह आपने मुसलमानों को आपने पाकिस्तान दे दिया, इसी तरह हमारे समाज के लोगों को आप अछूत स्थान दीजिए, लेकिन वो बात नहीं मानी गई। इसके बाद में जब लोकसभा और विधानसभाओं में प्रतिनिधि चुनने की बात आई, यानी MLA MP चुनने की बात आई, तो बाबा साहब अम्बेडकर इस बात के पक्षधर थे कि पृथक निर्वाचन होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टेड होना चाहिए, जिसमें कि SC समाज के लोग SC MPs को MLAs को चुने, ST समाज के लोग ST MLAs MPs को चुने,
जिससे कि हमारे सही प्रतिनिधि लोकसभा में विधानसभा में पहुंच सकें। लेकिन महात्मा गांधी अनशन पर बैठ गए और उनके अनशन और उनके प्राण बचाने के लिए बाबा साहब को पूना पैक्ट के माध्यम से अपने समाज की ये भी कुर्बानी करनी पड़ी। और अंत में सिर्फ सरकार की नौकरियों में 15.7% का आरक्षण और विधानसभा और लोकसभा के अंदर 25% के आरक्षण से उनको संतोष करना पड़ा। लेकिन आज जिस तरह सरकार की नीति निजीकरण को लेकर के बहुत तेजी के साथ में आज बढ़ती जा रही है, सरकारी क्षेत्र को खत्म किया जा रहा है, जिन संस्थानों के अंदर बहुत फायदे के संस्थान हैं जिनमें मुनाफा हो रहा है सरकार को, उन संस्थानों को निजी क्षेत्रों के हाथों में बेचा जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं एक कर्मचारी प्रतिनिधि होने के नाते, समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते, समाज का एक चिंतक होने के नाते मैं आज इस दिवस पर यही कहना चाहूँगा कि सरकार को इस अनुसूचित जाति जनजाति समाज की जो वेदना है और परेशानी को व्यवहारिकता में समझना चाहिए। सरकारी क्षेत्र का निजीकरण तुरंत रोका जाना चाहिए। निजी क्षेत्र के अंदर संविधान में संशोधन करके पूना पैक्ट का आदर करते हुए उसमें आरक्षण की व्यवस्था SC ST OBC समाज के लिए करनी चाहिए, जिससे कि ये गरीब समाज भी गरीबी की रेखा से ऊपर आ सके और सम्मान के साथ में भारत में आर्थिक आज़ादी के दर्शन कर सके। तो सर, लाखों बहुजन समाज के लाखों कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, महासंघ की निजीकरण को लेकर क्या भूमिका है और वर्तमान में महासंघ इसको किस तरह से देखता है? क्या महासंघ कोई दबाव बना पाएगा सरकारों पर, या महासंघ कोई आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने की सोच रहा है निजीकरण को लेकर? देखिए, आज हमारे एक संगठन साथी हैं, रेलवे संगठन के द्वारा देशव्यापी आंदोलन उन्होंने किया है। और रेलवे क्योंकि एक बड़ा संस्थान है और उसमें कर्मचारियों की संख्या भी बहुत अच्छी संख्या, करीब 3.5 लाख के आसपास SC ST कर्मचारी उसमें काम करते हैं, तो आज रेलवे के द्वारा किया गया। और आने वाले समय में हम लोग महासंघ के माध्यम से, क्योंकि महासंघ एक संघों का संघ है, सारे संगठनों का एक महासंघ है, इसमें इंडियन रेलवे, भारतीय जीवन बीमा निगम, सारे बैंक्स, इसमें CPWD, विद्युत बोर्ड फेडरेशंस, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, सभी विभाग इसके मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इस संबंध में जिस तरीके से 1997 में हमने आप सबको इकट्ठा किया, हम सब लोग इकट्ठे हुए, एकजुट हुए, 97, 98, 2000 के अंदर महारैली लाखों लाखों लोगों की दिल्ली की धरती पर हुई, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, संविधान में 3 संशोधन सरकार को करने पड़े, 81, 82 और 85, तब जा करके हमारे समाज के आरक्षण को बचाने में हमारा समाज कामयाब हुआ। हमारे लोकसभा के तत्कालीन सांसदों ने भी 3 दिन तक संसद को नहीं चलने दिया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने का अवसर तक नहीं मिला। ऐसी स्थिति में सरकार को ये निर्णय लेना पड़ा और सरकार को 3 संविधान में संशोधन करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने के लिए, मतलब मैं कहूँगा कि पहल करनी पड़ी। आज पुणे में समाज के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक आदमी कोई भी इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। मैं बार बार जब भी मैं आप लोगों के साथ मुखातिब, चाहे मैं समता आवाज़ TV के माध्यम से मुखातिब हूँ, चाहे नेशनल दस्तक के माध्यम से मुखातिब हूँ, जब भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भारत के संविधान जो बाबा साहब ने बनाया है उसको अपना नेतृत्व स्वीकार करते हुए, उसको अपना नेतृत्व मानते हुए हम सबको अपने संगठनों की परिधि से बाहर आना होगा। हम सबको बड़े छोटी की परिधि से ऊपर उठना होगा। हमें IPS IAS, हमें मंत्री, सांसद, चपरासी वाला जो हमारी लिमिटेड है उनसे ऊपर आना होगा। हम सबको भाई भाई बन करके एकजुट होकर इकट्ठे होकर एक सामाजिक आंदोलन खड़ा करना होगा। और जब हम लोग सब, सारा समाज हमारा इकट्ठा होगा और हम अपने समाज को इकट्ठा करके सरकार से ये कहेंगे कि अब बहुत हो गया, अब इस समाज के हकों को वापस करने का समय आ गया है, तो सरकार को समाज की बात सुननी पड़ेगी और जो समाज के साथ में आज दिक्कतें खड़ी हुई हैं उनका रचनात्मक समाधान सरकार को करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए समाज के एक एक साथी को, एक एक भाई को बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान को अपना नेता मानना पड़ेगा, अपनी अपनी नेतागिरी को एक तरफ रखना पड़ेगा, अपने संगठनों की परिधि को तोड़ना पड़ेगा, सबको एक दूसरे के साथ में भाईचारा बनाना पड़ेगा। एकजुट होकर के जिस दिन हम लोग अपना एक सामाजिक शक्ति बनाने में कामयाब हुए, उस दिन हम ये कह सकते हैं कि समाज की बात को सरकार को मानना ही पड़ेगा। तो सब एक जगह चर्चा चल रही थी, वहाँ पर 3 नाम निकल कर आए कि अगर ये 3 लोग दिल्ली के अंदर इकट्ठा हो जाएं तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पर उंगली उठाना तो बहुत दूर की चीज़ है। बहुजन समाज के जो आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं उस पर कोई रुकावट नहीं आ सकती। उसमें एक नाम था KP चौधरी का, एक नाम था BL बैरवा जी का और एक नाम था उदित राज जी का। ये चर्चा चली कि अगर ये तीनों एक हो जाएं तो दिल्ली ही नहीं पूरे देश के अंदर बहुजनों का इन तीनों से बड़ा कोई नेता नहीं है। अब इन तीनों को एक कैसे किया जाए?
कौन पहल करेगा? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये कहना कि इन 3 लोगों से पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा, जिन लोगों का भी ये विचार है, सबसे पहले उनका मैं साधुवाद करता हूँ। तीनों ही साथी हमारे, जिनका नाम आपने लिया है, मैं अपने आप को एक तरफ करते हुए, दोनों साथी अपना उनका इतिहास है, उन्होंने अपने कार्यों के आधार पर समाज के बीच अपने आप को स्थापित किया है। एक साथी तो लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, दूसरे साथी भी लोकसभा के लिए पिछले जो 2019 में चुनाव था उसमें वो लड़ना चाहते थे, लेकिन शायद उनको टिकट नहीं मिला। BR भैरवाजू साहब जो रेलवे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो दोनों साथी हमारे बड़े जुझारू साथी हैं। और जैसा मेरा आपने नाम लिया, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और हमेशा ये कोशिश करता हूं कि सबके साथ समन्वय बने, सबको साथ लिया जाए, सबको साथ दिया जाए और इकट्ठे होकर के, एकजुट होकर के एक सामाजिक शक्ति का हमको जो है निर्माण करना चाहिए। और अगर इस पावन कार्य में मेरी कोई भूमिका हो सकती है तो मैं बड़ी खुशी खुशी उसको निभाऊंगा। और मैं ये कहूँगा कि इन 3 साथियों का जिनका नाम लिया गया है, ये 3 साथी ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा समाज के हर साथी को, हर आम को, हर खास को आज इकट्ठा होना पड़ेगा और नेतृत्व की बात को खूंटी पे टांगना पड़ेगा। सबको बराबर आपस में समझते हुए समाज को एकत्रित कर अपनी शक्ति जिस दिन हम बना लेंगे, हमारा आने वाले हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं उनका भविष्य हम सुधारने में कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें आप पहल करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैंने पिछले दिनों पहल की थी और मैंने अपने सभी पदों से त्यागपत्र देने की घोषणा भी की थी। अगर आपने मेरे इंटरव्यू शायद पहले लिए हों, क्योंकि ये पद ही अगर सबसे बड़ी समस्या है, अगर संगठन की सीमाएं बहुत बड़ी समस्या है, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि सबसे पहले मैं अपने पद को त्याग करके एक आम आदमी बन करके समाज के बीच अपने आप को समर्पित करने की मैं पेशकश करता हूँ। और उसकी पूरे देश के अंदर उसकी सराहना की गई थी और उसमें कुछ प्रयास भी हुए हैं और आगे भी हमारी ये कोशिश होगी, जो आपने कहा है कि हम सब लोग एक बार पुनः एकजुट होंगे। रेलवे में अगर आपने ध्यान दिया हो, रेलवे का एसोसिएशन के मुख्यालय पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें भारत के संविधान को अपना नेतृत्व मानते हुए कि हमारा संविधान ही हमारा नेतृत्व करेगा और हम सब लोग अपने संविधान को अपना नेता मानते हुए हम आगे की रणनीति तय करेंगे और समाज को एकजुट करके अपने समाज के हकों की जो लड़ाई है उसको लड़ेंगे और समाज को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करेंगे। बीच में कोरोना आ गया, जैसा कि आप जानते हैं, ये बात मुझे लगता है कि मार्च के या फरवरी के एंड की बात थी। इस बीच में कोरोना की समस्या खड़ी हो गई, बीमारी होने के कारण अभी लोगों में रोक मिलने में रोक है, अभी कार्यक्रम चलाने में रोक है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जैसे ये सामान्य हालात होंगे, पुनः हम सब लोग बैठेंगे, बैठ करके समाज के हर आम और खास को हम निवेदन करेंगे, अपील करेंगे कि भाइयों आप सबके सहयोग की जरूरत है और आप सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और हमारी कोशिश होगी कि सबको इकट्ठे करके आने वाले समय में एक सामाजिक आंदोलन देश में खड़ा किया जाए, जिससे कि आने वाले समय अपने समाज के हितों को हम संरक्षित करने में थोड़ा घना आहुति दे सकें। देश के बहुत बड़े हाथी जैसे विशाल बहुजन समाज से आप क्या अपील करेंगे पुनः पैक्ट धिक्कार दिवस को? देखिए, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने इतना कर दिया और हम इतने सारे लोग हैं मिलकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो हमको दिल से मिलना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि मेरे समाज के लोग, कोई भी 2 आदमी में साथ नहीं देखता, कोई भी 2 व्यक्ति आपस में रहते हैं लेकिन वो फिर भी दिल से साथ नहीं होते। मेरी अपील है सबसे कि दिल से साथ हो जाओ, एक दूसरे को प्यार करो, एक दूसरे के सुख दुख में दिल से खड़े हो जाओ। एक दूसरे के साथ जब आप मिल जाओगे तो आपकी एक सामाजिक शक्ति का जब निर्माण होगा, जब आपकी सामाजिक शक्ति बढ़ेगी, तो अब मेरा ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में अन्याय करने वाला या तो अन्याय करना छोड़ देगा या आपके साथ में वो टोटली सरेंडर कर जाएगा। लेकिन इसके लिए दिल से आपको एक दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा, एक दूसरे को प्यार करना पड़ेगा, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना पड़ेगा, एक दूसरे की बुराई करनी बंद करनी होगी। जिस दिन हमने बाबा साहब के मिशन को अपने जीवन में व्यवहारिकता में उतार लिया, निश्चित रूप से समाज का एक नया सवेरा होगा। और मैं ये भी कहूँगा कि देखिए, बार बार हम ये देखते हैं, मैं टीवी चैनल्स में भी बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ कि हम लोग, हमारे जो साथी हैं वो जो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, तो अभिव्यक्ति में निश्चित रूप से पीड़ा और वेदना तो होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि एक दर्द समाज का है, तो समाज का अगर दर्द है तो वो निकलता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमको, बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग हैं। हमको भविष्य में जो भी हमको अपनी रणनीति तय करनी है, हम उस रणनीति को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के तहत ही हम निर्धारित करें। और आने वाले समय में पुनः अपील करूंगा, बार बार मैं आपसे अपील करता हूं, बार बार फिर एक बार अपील करूंगा कि संविधान को अपना नेता स्वीकार करिए, नेतृत्व के चक्कर में मत पड़िए, संगठनों की परिधि के चक्कर में मत पड़िए, छोटे बड़े की परिधि में मत पड़िए, IAS चपरासी की जो दूरी है उसको खत्म कर दीजिएगा, सब बराबरी का एक दर्जा लेकर के सब लोग इकट्ठे हो जाइए। इसी में हमारे समाज की सदगति है। सरकार से आप लोगों को मैं ये कहूँगा
कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मीडिया हमारा है, यही हमारा एक मीडिया है, क्योंकि दूसरा मीडिया तो आप जानते हैं कि हमारी आवाज़ को उठाता नहीं है। तो मैं आज सभी लोगों से अपील करूंगा कि जो भी भावना आपके मन में है, आज जो 24 सितंबर है, आज पूना पैक्ट है, आपको इतनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए कि आपको अपनी भावना से सरकार को निश्चित रूप से अवगत कराना चाहिए। आप इस अवसर पर जो कुछ भी महसूस करते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात को जरूर रखें, सरकार तक अपनी बात जरूर पहुंचाएं। और जब ऐसा आंदोलन होगा जिसको मैं सोशल सामाजिक क्रांति कहूंगा, कि जिस दिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से ही अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि समाज का निश्चित रूप से सवेरा होगा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।